हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि अब आप लोगों को पता भी है कि एग्ज़ाम जो है वो अ, अप्रैल में होने के चांसेस पूरे हैं ही। इसके अलावा नई वैकेंसी भी आएगी। अब नई वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या सिलेबस रहेगा, उसका भी है, क्योंकि अभी आए महाकुंभ के बाद ही नई भर्ती जो है वो प्रारंभ होगी। तो अब अपनी जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, तैयारी जो आप करते हैं ना, तो प्लीज़ तैयारी जब करते समय ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस पेपर्स को रटे ना, प्रैक्टिस पेपर्स को समझें। एक एक क्वेश्चन अपने आप बोलता है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए, उस क्वेश्चन को समझें। और ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना सिंपल मतलब क्वेश्चंस का लेवल आपका जो होना चाहिए वो इजी टू डिफ़िकल्ट होना चाहिए, या डिफ़िकल्ट टू इजी लेवल, मतलब दोनों ही लेवल्स करिए। अपने आप को धोखा ना दें कि भाई जो है क्वेश्चंस के आंसर देखिए, इतने क्वेश्चंस के आंसर्स को कोई रट नहीं सकता, हर क्वेश्चन अपने आप बोलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर 100% लोग जो है, अगर 100 लोग तैयारी करते हैं तो 100 में से एक सेलेक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी आँख, अपने कान, अपने दिमाग को खोल कर तैयारी करता है। 99 लोग जो है ना पता नहीं कहाँ जाते हैं, वो एक व्यक्ति के सिलेक्शन का ही रीजन। तो अगर वो एक व्यक्ति आपको बनना है तो प्लीज अपनी आंख, अपने कान और अपने दिमाग को खुला रखें। आज मैं आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स, जो कि मेरी अपनी किताब के जो मेरी बुक है, दिस इज माय बुक द पाथ टू विक्ट्री। और ये पाथ टू विक्ट्री के ही आजकल मैं जो कुछ चीज़ें हैं उसमें से करवा रही हूँ। जैसे नॉन फाइनाइट मैंने ले रखा है और लिटरेरी टर्म्स हैं, तो वही मैं आप लोगों को आज इसमें करवाऊंगी। और जैसे लिटरेरी टर्म्स जो हैं इसमें जिनके पास ये किताब है, तो लिटरेरी टर्म्स में मेरे यहाँ पे ये पेज नंबर 31, पेज नंबर कौन कौन से हैं इसमें, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, ये सारे मैंने इसमें लिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ जो है वो करवाऊंगी, और इसके अलावा नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊंगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाइनियर प्रैक्टिस बैच के बारे में बताना चाहूँगी। पाइनियर प्रैक्टिस बैच जो है ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया बैच है। वो इसलिए बढ़िया बैच है, मगर उनके लिए बढ़िया बैच है जो समझना चाहें, ठीक है। देखो भाई, ये जो बैच है ना, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो पाइनियर प्रैक्टिस बैच है, पाइनियर 1, इसमें आपको ऐसे मान के चलिए कि इसमें ना मॉक टेस्ट, टारगेट, पहली बात ये, और टारगेट, न्यू टारगेट, और इसमें ये इसका है। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ भाई, लोगों को पता नहीं होता कि क्या है। और हम मेरा जो है, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है कि मैं ना ये चीज़ें जो है बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। पाइनियर टेस्ट, आप ये मान के चलिए जैसे मॉक में 17 टेस्ट हैं, टारगेट में 17 है, और इसमें एक में 17 और 60 कुछ ऐसे हैं, इसमें कुछ 15 टेस्ट हैं। अब इसमें 10 हो गए हैं, और दो जो हैं वो ग्रामर के थे। तो कुल मिलाकर अभी जो हो चुके हैं लगभग 59 टेस्ट जो हैं हम लोग इन्हें कर चुके हैं। 59 टेस्ट हमारे हो गए, ठीक है। पाइनियर टेस्ट अभी 7 हुए हैं, 10 नहीं 7 हुए। तो 59 टेस्ट हमारे हो गए हैं। अब 59 टेस्ट में आप ये मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज अगर 100 क्वेश्चंस होते हैं तो 5,900 क्वेश्चन हो चुके हैं, जबकि उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं तो ऑन एन एवरेज 100 कह रही हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि 6,000 प्लस क्वेश्चंस हो चुके। अब 6,000 प्लस क्वेश्चंस, और 6,000 प्लस क्वेश्चंस ये पाइनियर बैच है। ये भी दो तरीके के, एक विद बुक है और एक विदाउट बुक है। विद बुक और विदाउट बुक का मतलब होता है, विद बुक मतलब द पाथ टू विक्ट्री, द पाथ टू विक्ट्री इसके साथ है, ठीक है। और एक विदाउट बुक है, यानी कि ये वाला 1899 का है, ये 1599 का है। अब 6,000 क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, ये जो 6,000 क्वेश्चंस हैं, आप इसमें ये मत मानिएगा कि ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का जवाब बता दिया, 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, ऐसा नहीं है।
इसमें वीडियोस हैं और लाइव क्लास चलती है, वीडियोस प्लस लाइव है। तो जो लाइव क्लास चलती है और जो वीडियोस है उसमें आप ये मान लीजिए जैसे लिखा कि पायनियर टेस्ट पार्ट 1, तो मान लीजिए पार्ट 1 में मैंने एक पूरा पेपर बनाया 100 क्वेश्चन का या 125 क्वेश्चन का, 125 क्वेश्चन का बनाया। तो पहले पार्ट में 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन लिए। अब उन 40 क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, 40 क्वेश्चन नहीं तो 20 मिनट में हो जाए, ठीक है। 40 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटा लेते हैं, क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन को समझाना पड़ता है। कि जैसे आप ये मान के चलिए कि पहला क्वेश्चन अभी मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास अब इतना मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को, जैसे ये मेरा टेस्ट है, टेस्ट 7 है मेरे। अब जैसे मैं पहले एक साधारण सा क्वेश्चन लिया, क्योंकि शुरुआत जो है वो सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। तो ये है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कॉम्पोजिशन? 1 2 3 4। तो सब बच्चों ने बता दिया। यहाँ से जवाब आया कि इसका आंसर है डी 4। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर मार्क करती हूँ, इसका आंसर है 4। अब मैं पूरा ये बताऊंगी कि कौन कौन सी पोइट्री की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो जो प्रोसेस ऑफ पोइट्री बताऊंगी मैं कि इसमें सबसे पहला ये पार्ट है, फिर ये होता है, फिर रिकलेक्शन है, चारों के चारों प्रोसेस भी लिखती हूँ। अब जैसे ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन आया कि मेरे पास यहाँ पर एक ये क्वेश्चन, मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताती हूँ जिसमें मैंने इनको सभी सारे पॉइंट्स जो हैं समझाए हैं। जैसे अभी एक हमारे पास मान लीजिए एक इसी तरीके से जो पेपर बनता है ना, कि वो लिटरेचर का नहीं बनता, लिटरेचर है, ग्रामर है, फिगर्स, लिटरेरी टर्म्स हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड में अगर हमने पूछ रखा है कि इसमें 4 वर्ड दिए कि इसमें जो है आर्ट वर्क, एबिटर, सोनोरस, तो इसमें ना सोनोरस की स्पेलिंग गलत है। तो वो तो मैंने बता दिया भाई सोनोरस की स्पेलिंग, लेकिन मैं यही नहीं रुकती हूँ, मैं इनके मीनिंग भी बताती हूँ स्टूडेंट्स को। कि आर्ट वर्क जो है इट इज़ द नेम ऑफ अ एनिमल, आग जो है दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंग्विश या एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, एबिटर अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन इन जर्मनी। सोनोरस की स्पेलिंग में यू गलत है, लेकिन सोनोरस का मतलब क्या होता है, अ डीप हस्की वॉइस। तो मैं ना इनके मीनिंग भी बताती हूँ, ना केवल मैं आपको ये बता देती हूँ इसका आंसर डी है, मैं इनके मीनिंग भी बताती हूँ। आई होप जिन्हें समझना है वो ये बात समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि क्यों समय लगता है, क्यों स्टूडेंट्स के लिए ये बैच एक हेल्पफुल बैच इसलिए रहता है कि आप केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, वो आप प्रैक्टिस सेट खरीदो, और प्रैक्टिस सेट खरीदने के बाद उसमें पीछे दे रखा होता है, और अगर एक्सप्लेनेशन भी होती है तो सबकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी रहती है, और दी भी रहती है तो कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। तो मैंने अपने हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ भाई, इसके साथ जैसे मान लो कोई प्रेपोजिशन वाला तो इसके साथ ये प्रेपोजिशन लगता है, ये सब मैं बताती हूँ। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स की, चाहे लिटरेचर हो, ग्रामर हो, लिटरेरी टर्म्स हो, सबका रिवीजन जो है वो इस बैच में हो जाता है। आई होप आई एम मैं आपको समझा पाने में कामयाब हुई हूँ कि ये क्या है। तो ये इस तरीके का बैच है। ये मान के चलिए मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सिर्फ ये बैच खरीदा, वो बार बार एक ये बात कहते हैं कि प्रैक्टिस बैच में इतनी मेहनत करते हैं हमने किसी को नहीं देखा जितना प्रैक्टिस बैच में। हाँ मैं मेहनत करती हूँ, मेरे जो डिटेल्ड बैच है वो तो है ही। तो ये तो हुई ये वाली बात, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो दूसरा बैच है वो है, ये तो हुआ ये वाला। इसके बाद हमारा ये जो यूपी टीजीटी लिटरेचर, अब हमारा कोई भी देखिए इस समय लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं की जा सकती हैं। लाइव क्लासेस स्टार्ट ना कर पाने का रीज़न ये है कि भाई आप जो है स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में वो कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये जो है ये वीडियो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस का ही बैकअप है। ये जो है आपका वीडियो क्लासेस है लिटरेचर की, ग्रामर की, पूरा बैच। आपको करना क्या है कि आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर अपने पसंद का बैच देखना है और आप उसे परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पर आते हैं, सब चीज़ के हार्ड कॉपी नोट्स आते हैं। और इसके साथ ही अब मैं अपना जो क्लास है वो मुझे स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और ये रहा हमारा, देखिए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को जो यहाँ पर ये बता रही हूँ, ये हमारी जो किताब है द पाथ टू विक्ट्री, उसी का मैटर है जिसमें से मैंने ये चीज़ें ली हैं और आपको समझा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है क्या।
तो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है, बेसिकली ये विक्टोरियन एरा में हुआ था, अ रिलीजियस मूवमेंट विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च इंग्लैंड के चर्च में हुआ था. इट हैड इट्स ओरिजिन एंड द मेन सेंटर इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है ये इसका सेंटर था. और ये कीबल के द्वारा एक उपदेश से शुरू हुआ था. 1833 से स्टार्ट होके 45 तक रहा था. और इसके जो व्हेन इट्स मोस्ट एलोक्वेंट लीडर जॉन न्यूमैन एंटर्ड द रोमन कैथोलिक चर्च, जब इसके जो बहुत ही अच्छा बोलने वाले लीडर थे जॉन न्यूमैन, वो रोमन कैथोलिक चर्च में उन्होंने एंटर किया. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ने ये कहा द चर्च हैड इट्स इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल स्टेटस, was in direct descent from the medieval Catholic Church. The main object was to revive the position and role of Church of England and to re-emphasize its sacramental and divine mission. इसका बेसिकली मेन ये था कि जो इंग्लैंड का चर्च है उसमें दोबारा से जो कैथलिक जो चर्च है उसका रिवाइव जो है किया जाए, यानी कि इंग्लैंड के चर्च में को रिवाइव किया जाना चाहिए. किस चीज को रिवाइव किया जाना चाहिए? कैथलिसिज्म को. रोमन कैथलिक चर्च को रिवाइव किया जाना चाहिए इंग्लैंड के. तो ये मूवमेंट किसके द्वारा? कीबल 1833 से 1845 तक चला. कीबल के सरमन से. सेंटर क्या है? ऑक्सफोर्ड. इसका बेसिक एम क्या था? टू रिवाइव रोमन कैथलिसिज्म, रोमन कैथलिसिज्म को रिवाइव करना, ये इसका मेन मोटिव था. तो ये है आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. अगर इसमें से 3 क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कौन सी सेंचुरी में हुआ? 19th सेंचुरी. कौन से एरा में हुआ? विक्टोरियन एरा में हुआ. किसके सरमन के द्वारा? कीबल के. लीडर कौन? जॉन न्यूमैन. ये मूवमेंट क्या था? टू रिवाइव रोमन कैथोलिसिज्म इन इंग्लिश चर्च. उसके बाद विक्टोरियन एरा का एक आपने एक बहुत कॉमन, बहुत ही एक फेमस टर्म है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. टेनिसन को कहा जाता है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, कि वो ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा एंड ही शोड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इन हिज पोएम्स. तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज ना, ये चिड़िया क्या है, ये किस चीज का नाम है? देखो, जो विक्टोरियंस थे, बेसिकली विक्टोरियंस जो है ना, उनको एक धक्का लगा था जब डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो आया था. देन एक लड़ाई शुरू हो गई थी रिलीजन और लॉजिक के बीच में. तो आप ये देखिए, विक्टोरियंस जो है ना, एक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था 3 चीजों में, मतलब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था. ये उनके वर्क्स में भी देखने को मिलता है. कॉम्प्रोमाइज किया था 3 ब्रांचेस ऑफ लाइफ. पहला पॉलिटिकल फील्ड. उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में है? डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी. डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, कि भाई लोगों का शासन भी होगा और एरिस्टोक्रेसी भी होगा. रिलीजियस मैटर्स में उनका था कि भाई बैलेंस्ड. रिलीजियस में रिलीजन और लॉजिक दोनों के बीच में था. और इन द फील्ड ऑफ सेक्स उनका ये था कि कंजुगल रिलेशनशिप के बारे में उनका कहना यह था ओनली आफ्टर मैरिज. तो उनका जो है ये 3 मामलों में उनका विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज था. और उनके जो वर्क्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज को दिखाते हैं. टेनिसन जो है वो अपने वर्क्स में विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को जो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोजेक्ट करा है वो टेनिसन ने करा है. नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी टर्म है, आप ये देख रहे हैं, ये लिटरेरी टर्म्स जितने भी मैं ले रही हूँ, तो ये द पाथ टू विक्ट्री के हैं. द पाथ टू विक्ट्री जो बुक है हमारी, द पाथ टू विक्ट्री, और ये बुक जो है ये ऐप पे अवेलेबल नहीं है. द पाथ टू विक्ट्री मंगवाने के लिए आपको 7895937338 पे कॉल करना होता है. 7895937338. अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं. ये उसी के नोट्स हैं. एक्शन की बात करें तो एक्शन क्या होता है? एरिस्टोटल ने कहा कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन बेसिक इन ड्रामा ब्रॉडली एक्शन रिलेट्स टू स्टोरी एंड प्लॉट. एक्शन का मतलब क्या होता है? कहानी. उनके हिसाब से जो प्लॉट होता है, एरिस्टोटल के हिसाब से प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट. इट इज कंसीव्ड एज अ यूनिफाइड कोर्स ऑफ इवेंट्स एक यूनिफाइड सेंस में चलते हैं, यानी कि बंधे हुए होते हैं. एक बिगिनिंग होती है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है. हर ड्रामा की एक शुरुआत होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक अंत होना चाहिए. द एम्फेसिस ऑन एक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लासिकल स्कूल. भाई देखो, शेक्सपियर जो है वो कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान देते थे, कहानी पे इतना नहीं, प्लॉट पे. लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल की प्लॉट जो है वो सबसे बड़ी चीज है. तो जो क्लासिकल स्कूल थे दे गेव मोर एम्फेसिस टू प्लॉट.
और ऑपोजिट व्यू मतलब जो रोमांटिक्स थे उन्होंने कैरेक्टर और डिक्शन को दिया है, शेक्सपियर भी कैरेक्टर को ही देते थे, यानी कि जो एलिजाबेथन राइटर थे यानी कि शेक्सपियर वो किसको इंपॉर्टेंस देते थे, कैरेक्टर को। उनका मानना यह था कि भाई कैरेक्टर बढ़िया होगा तो कहानी अपने आप बढ़िया हो जाएगी। लेकिन जो क्लासिकल राइटर्स थे दे बिलीव्ड कि एरिस्टोटल ने बेसिकली ये कहा है कि कहानी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, कैरेक्टर सेकेंडरी है। नाउ द नेक्स्ट एनाग्नोरिसिस, ये टर्म्स आप लोगों ने सबने सुन रखे होंगे ध्यान से। एनाग्नोरिसिस जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, एनाग्नोरिसिस के बारे में। एनाग्नोरिसिस ट्रेजेडी के लिए उन्होंने कहा एरिस्टोटल मीन डिस्कवरी और रिकॉग्निशन लीडिंग टू अ टर्न इन द एक्शन पेरिपीथिया that brings on the denouement of a play. It is regarded as a test of a dramatist skill. While it involves surprise, it most suggests inevitability. देखो भाई, एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है डिस्कवरी, यानी कि जब किसी को एक पता चलता है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जब एनाग्नोरिसिस होता है ना तभी हीरो को अपनी गलती रियलाइज होती है। तो एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन की जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ जाना, गलती हीरो को पता चल जाना। एनाग्नोरिसिस का एग्जांपल आप ऑथलो से ले सकते हैं। ऑथलो को एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी माना जाता है। ऑथलो में जब तक ऑथलो को ये लगता है कि उसने डेस्डेमोना को जो मारा इनफिडेलिटी की वजह से मारा, उसको सही लग रहा था। बट द मोमेंट ही रियलाइजेस, द मोमेंट ही गॉट टू नो कि भाई जो डेस्डेमोना थी शी वॉज कम्प्लीटली फेथफुल टू हिम और उसने उसको एक गलत फहमी के तहत मार दिया, ये एनाग्नोरिसिस, ये रिकॉग्निशन है। अब उससे क्या हुआ कि उसको जो है उसका डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल के बाद क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफ या डिनूमे, अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का खुल जाना। तो इसे क्या कहते हैं, एनाग्नोरिसिस कहा जाता है। एनाग्नोरिसिस, रिकॉग्निशन या डिस्कवरी। दी किसने यह टर्म, एरिस्टोटल। ठीक है जी। उसके बाद एक टर्म आता है एटिक स्टाइल। एटिक स्टाइल का मतलब क्या होता है, एटिक का मतलब होता है, एटिक लिया गया है रेफर्स टू एन एंशियंट ग्रीक डायलेक्ट स्पोकन इन एथेंस। जो एथेंस में ग्रीस जो डायलेक्ट बोला जाता था, हेंस अप्लाइड टू अ प्योर सिंपल पॉलिश्ड स्टाइल। एक बहुत ही ज्यादा परिष्कृत स्टाइल को एटिक स्टाइल कहा जाता है, जो हम किस में पाते हैं, ग्रीक राइटर्स में। यानी जैसे अगर आपने उसमें जो क्लासिकल राइटर्स होते हैं उनकी जो राइटिंग होती है उसे एटिक स्टाइल, जो ग्रीक राइटर्स है बहुत ही पॉलिश्ड स्टाइल को एटिक स्टाइल कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन था, ये 2011 के पेपर में आया था टीजीटी के, यूपी टीजीटी के बैरक। It's a term applied to a fantastic over decoration in art of the result of excessive attention to technical perfection in a particular form within a limited scope. बैरक का मतलब होता है हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को, मतलब किसी स्टाइल को, किसी टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देना, ओवर डेकोरेशन कर देना स्टाइल। मतलब किसी चीज़ को अगर आप सिंपल स्टाइल में ना बता के बहुत ज़्यादा उसको ओवर जो है कर देना, उसे बैरक स्टाइल कहा जाता है। इन प्रैक्टिस इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूफिज्म। इसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये यूफिज्म में चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा चाटुकारिता के उसमें ये चला गया। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड लिटरेरी वर्क्स that recreate in one culture a form or activity created in another culture distant in time or space. तो अगर हम बैरक की बात करें, इट्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसमें हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल होता है, यानी कि जिसमें एक ऐसा स्टाइल जिसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारी टेक्निकलिटीज को यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरक। इट्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। बेसिकली इसमें क्या लिखना है, इट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है जी, इट इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। चलिए, अब ये हमारे नॉन फाइनाइट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चंस ये बता रही हूँ। देखो, ये भी हमारे पाथ टू विक्ट्री के ही हैं। टुडे एवरीवन विशेस डैश मनी क्विकली। अब इसमें आपको नॉन फाइनाइट्स है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो टुडे एवरीवन विशेस डैश मनी क्विकली, अर्न, टू अर्न, फॉर अर्निंग। एवरीवन विशेस व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा है, everyone wishes to earn, तो infinitive लगेगा, everyone wishes to earn money quickly. She is very keen modeling, to take up, on taking up, taking up। देखिए जी,
कीन जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑन, ठीक है जी। उसके बाद आपका प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आता है, तो यहाँ आएगा ऑन टेकिंग अप, इसीलिए यहाँ आएगा शी इज वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स डैश लॉन्गर देन यूजुअल। अब टू वेट, वेट या वेटिंग, सबसे पहले आप ये देखिए, ये है मेड, ये मेड जो ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है व्हेन, जब कोई व्यक्ति किससे कोई काम करवाता है, खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो ये कॉजेटिव वर्ब मेक जो है वो कॉजेटिव वर्ब है। गेट वो वाला है जिसमें व्यक्ति खुद शामिल नहीं होता, आई मेड हिम वॉश द क्लोथ्स, तो मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। तो यहाँ पर क्या लगता है, बेयर इन्फिनेटिव लगता है, तो यहाँ आएगा वेट। कौन सा लगेगा, मेक के बाद, मेक के बाद, मेड के बाद कौन सा वर्ब लगता है, बेयर इन्फिनेटिव, तो आएगा वेट। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड डैश इन आर्मी, इंटरेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन लगता है इन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, जेरेंड। अगर आप ये मेरी छोटी छोटी बातें भी समझ लेंगे ना, तो आपको एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही छोटी बातें होती है जो एग्जाम को में निकालने में हेल्प करती हैं। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन आर्मी, इन आया, फिर उसके बाद जेरेंड आया, और इन सर्विंग इन आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉयज इन द हॉस्टल आर एवर्स डैश पार्ट इन द स्ट्राइक। एवर्स के साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे आप टू, अब जब प्रेपोजिशन आता है तो जेरेंड आएगा। द बॉयज इन द हॉस्टल आर एवर्स टू टेकिंग पार्ट इन द स्ट्राइक। ही नेवर माइंड्स डैश द डिजर्विंग पर्सन, ही नेवर माइंड्स। देखो भाई, माइंड बेसिकली जो यूज होता है वो नेगेटिव इंप्रेशन, आई डोंट माइंड हेल्पिंग अदर्स, तो माइंड के साथ क्या यूज होता है, जेरेंड। ही नेवर माइंड्स हेल्पिंग द डिजर्विंग पर्सन। शी रिसेंटेड डैश, इसमें ना बड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। शी रिसेंटेड माई रिटर्निंग, मी रिटर्निंग अगेंस्ट माई रिटर्न, शी रिसेंटेड। देखो सबसे पहले ये एक जेरेंड है, जेरेंड के पहले या तो आप पजेसिव केस लगता है, या तो वो पजेसिव केस नाउन का होगा, या वो पजेसिव केस एडजेक्टिव का होगा, लगेगा लेकिन पजेसिव केस, तो इसीलिए यहाँ पर मी नहीं लग सकता, प्रोनाउन नहीं लगेगा, या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा या पजेसिव नाउन लगेगा। शी रिसेंटेड माई रिटर्निंग लेट एट नाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई फील प्लेजर डैश यू ऑफ माई सक्सेस। प्लेजर के बाद क्या लगता है, प्रपोजिशन। आई फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू ऑफ माई सक्सेस, तो आई फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू ऑफ माई सक्सेस। तो भाई देखो यहाँ पर आपको एक प्रेपोजिशन जो है वो यूज करना है, और प्लेजर के किसी चीज में प्लेजर लिया जाता है। आई फील प्लेजर टू इन्फॉर्म यू ऑफ माई सक्सेस, देखने में यही लगा, आई फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग, लेकिन सही जवाब क्या है, सी, क्योंकि प्लेजर क्या, मुझे किस चीज में आनंद प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसको ध्यान से देखिए, इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने ये वाली चीज बताई थी, जरा मैं सामने से हट जाती हूँ, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये है, आई डोंट रिमेंबर डैश इन कश्मीर लास्ट ईयर, और देखिए सबसे पहले मुझे याद नहीं है और लास्ट ईयर है, जो काम ये हुआ था या लास्ट ईयर हुआ था, मिलने का काम जो है लास्ट ईयर हुआ था, तो टू मीट यू, टू हैव मेट यू, ऑफ मीटिंग यू क्या आना चाहिए, यहाँ पर आता है, मैंने आपको एक चीज बताया था, जो काम पहले हो चुका हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, परफेक्टिव इन्फिनेटिव लगाया जाए, तो यहाँ आएगा आई डोंट रिमेंबर टू हैव मेट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट डैश इलनेस। भाई इसमें ना भर भर के मन में आता है कि फेनिंग लगा दो, फेनिंग लगा दो और कुछ मत लगाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर डू डज आ रहा है और उसके बाद बट या एक्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, डू डज आ रहा है और बट एक्सेप्ट आ रहा है, डू डज या डिड और बट या एक्सेप्ट आ रहा है, तो बेयर इन्फिनेटिव लगता है। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट फे इलनेस, बी आएगा, ए नहीं आएगा, फिर बोल रही हूँ बी आएगा, ए नहीं आएगा। तो जिनको ए लग रहा हो और वो मेरे उस पर क्वेश्चन करें, नहीं नहीं इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, लिटरेचर ही पढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात है, ग्रामर व्रामर ही नहीं आती, तो आई कैन चैलेंज यू, रूल अपने दोहरा लेना, ठीक है। अगर डू डज डिड आता है उसके बाद बट या एक्सेप्ट आता है तो बेयर इन्फिनेटिव लगता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट है,
शी इंटेंडेड डैश इन फॉर टीचिंग प्रोफेशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, मैं अब यहाँ से हट रही हूँ, आप देर देखिए। शी इंटेंडेड इन फॉर टीचिंग प्रोफेशन। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर है शी इंटेंडेड, इंटेंशन जो है वो पहले बताई जाएगी, और जो इंटेंशन पहले बताई जाएगी और व्यक्ति जो है वो अपनी मंशा पहले बताई जाएगी, वो काम बाद में करेगा। तो यहाँ पर ये काम पहले नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ परफेक्टिव इन्फिनेटिव नहीं लग सकता। शी इंटेंडेड टू गो इन फॉर टीचिंग प्रोफेशन, तो यहाँ पर ये आएगा। ये इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये कैसे भी आया था। ही इज अंडरस्टूड टू लीव इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर, तो मैंने बताया था कि लास्ट ईयर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा ही इज अंडरस्टूड टू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। और एक ऐसे ही था क्वेश्चन, एक और भी था, ये वाला क्वेश्चन का था, लास्ट नाइट शी इंटेंडेड टू हैव लेफ्ट, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इंटेंशन पहले बताई जाती है और वो काम बाद में होता है, तो वहाँ पर पास्ट होने के बावजूद भी आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। परफेक्टिव इन्फिनेटिव तभी लगता है जब जो परफेक्टिव इन्फिनेटिव वाला काम है वो पहले घट गया हो, और बाद ये जो मेन वर्ब है वो बाद में हुआ। फॉर मॉडर्न मैन देर आर अ नंबर ऑफ डिजीजेस डैश। फॉर मॉडर्न मैन देर आर अ नंबर ऑफ डिजीजेस। अब इसमें क्या लगना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप देखिए, डिजीजेस। अब मैं एक चीज आपको और बताती हूं, यहां पर दिमाग में आ सकता है ये भी लगा दें और ये भी लगा दें, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर इन्फिनेटिव पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो तो इन्फिनेटिव वो वर्ब जो है ना, वो वर्ब जो प्रेपोजिशन लेता है वो प्रेपोजिशन जरूर लेगा, नहीं तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट इन, ही डजंट हैव अ हाउस टू लिव इन। तो भैया बात ये है कि अगर इन्फिनेटिव पे सेंटेंस खत्म कर रहे हो तो अगर वो वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता होगा ना तो वो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां पर आएगा। फिर दोबारा से इस बात को बता देती हूं कि अगर इन्फिनेटिव पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो और वो वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता है तो खाली आप उस इन्फिनेटिव को नहीं छोड़ दोगे, आपको उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगाना होगा। फॉर मॉडर्न मैन देर आर अ नंबर ऑफ डिजीजेस टू सफर फ्रॉम, क्योंकि सफर के साथ आप लोगों ने एप्लीकेशन तो लिखी होंगी बचपन में बहुत, कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना, और ऐसे लिखी होंगी टू द प्रिंसिपल डैश डैश डैश, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो सफर के साथ फ्रॉम लगता है ना, तो कैसे इस बेचारे को अकेला छोड़ दोगे, बुरा नहीं मान जाएगा ये, तो इसीलिए टू सफर फ्रॉम आएगा। यू हैड बेटर डैश इन अ हाउस ओवरनाइट, हैड बेटर। हैड बेटर को देख के ना एक ऐसा सा एहसास आता है, ये हैड बेटर का मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ना लगाएं। यू हैड बेटर डैश, हैड बेटर का मतलब होता है शुड, याद रखना। हैड बेटर परफेक्ट टेंस नहीं है, ये वो होता है ना, ये धोखे, वो ग्रामर के धोखे, तो ये जो धोखा देने वाली चीज हो जाती है। हैड बेटर का मतलब होता है शुड, यू शुड नॉट स्टे इन हर हाउस, तो हैड बेटर मॉडल शुड छिपा हुआ है, तो वही इसकी ना शक्ल पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, तो ये आएगा यू शुड नॉट स्टे इन हर हाउस ओवरनाइट। उसके बाद नेक्स्ट है यू मस्ट नो डैश। नो जब भी कभी वर्ड आता है ना तो उसके बाद इसके साथ इसका साथी लेना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, यू मस्ट नो वॉट, ये नाउन क्लॉज है तो बी है आंसर। यू मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ इन सोसाइटी। अब उसके बाद नेक्स्ट है इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। अब ये देखो फिर वैसे ही वाला क्वेश्चन आ गया है, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू ऑफ हर एंगेजमेंट। तो भैया देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज बताई थी, लेकिन इसको अभी है, और एक ये ऐसे ही है आई फील प्लेजर अगर आ रहा है तो देखो यहीं पे है, आई फील प्लेजर
जब हम प्लेजर फील करते हैं तो इन लगाते हैं, और गिव प्लेजर होता है तो टू लगाते हैं। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू ऑफ अ एंगेजमेंट। तो याद रखिएगा जो मैंने बताया, व्हेन यू फील प्लेजर यू यूज प्रेपोजिशन इन, एंड व्हेन इट समथिंग गिव्स यू प्लेजर देन यू यूज इन्फिनेटिव टू। तो देखा, यही है ग्रामर क्या के खेल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और मुझे पता है ऐड आज थोड़ा सा लंबा कर दिया, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है, पीपल रियली डोंट नो कि व्हाट दिस पाइनिया बैच इज ऑल अबाउट, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में बताना पड़ा। अगर आपको ऐड बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ उसके बारे में भी तो बताना बहुत ज़रूरी होता है ना। एंड इंग्लिश सूत्रा का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा हो तो स्टोर में जाके देखिए, नहीं डाउनलोड कर रखा हो तो कर लो ना डाउनलोड, क्या फ़र्क पड़ रहा है।